भाई तो कैसे हो आप सब? बढ़िया सबके जीवन में। अब है ना, एक रेस्पिरेशन की एक सबसे मजेदार मतलब वो प्रोसेस है। मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो समझने में दिक्कत होती है। आप सब जानते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसे आप लोग और क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आज अपन इसी की बात करने वाले हैं, बहुत सिंपल तरीके से। बस तुम सुनते रहना और एनसीईआरटी की लाइंस देखना कितने अच्छे से तुम्हें चमकेंगी। चलिए अब ध्यान से मेरी बात सुनना। हम लोग करते क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में? पहले तो इसका भाई मेन उद्देश्य क्या है, हम ये क्यों करा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपन लोग इसलिए रन कराते हैं क्योंकि आपने जितने भी NADH+ बनाए हैं या फिर आपने जो FADH2 बनाए हैं, इन सब से अपन को H+ निकालने हैं और H+ निकाल के अपन को ATP का फॉर्मेशन करना है। अब बात आई कि यार H+ निकालने से ATP कैसे बनने लगा? तो याद करिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती कहाँ पे थी? इनर मेम्ब्रेन पे। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे आपके पास 5 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते थे। ऐसा कुछ याद है? हाँ जी, याद तो है। फिर अपन लोग करते क्या थे, H+ को इकट्ठा करते थे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में, ताकि वहाँ पे कौन सा फोर्स जनरेट हो? प्रोटोमोटिव फोर्स। और फिर कन्फिग्रेशन मूवमेंट हो जाए F0 F1 पार्टिकल की। खैर मैंने बहुत सारी बातें कह दी, अभी तो आप बस इतना सा याद रखिए, मैं इसको तुम्हें दो तरीके से पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। कैसे लिखते हैं अपन? मेन उद्देश्य क्या है, अपन को करना क्या है? अपन को टर्मिनल ऑक्सीडेशन करना है। H+ को निकालना है ना NaDH+ से। हाँ, तो अपन अब जब H+ निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वो ऑक्सीडेशन ही होगा। तो टर्मिनल ऑक्सीडेशन करना है किसका? NaDH+ और FADH2 का। अब कैसे करोगे? दो प्रोसेस हैं। पहली कौन सी है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसे आप लोग जानते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब अगर कोई पूछ ले यूकैरियोट में कहाँ चलता है, तो भाई यूकैरियोट पे इनर मेम्ब्रेन में चलता है। किसकी इनर मेम्ब्रेन में? माइटोकॉन्ड्रिया की। अच्छा, और अगर आपसे बोल दे प्रोकैरियोट, अब देखो भैया प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया आते हैं, तो अपन यहाँ पे किसकी बात करेंगे? एरोबिक बैक्टीरिया की। कौन से बैक्टीरिया बच्चे? एरोबिक बैक्टीरिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर कहाँ पे चलता है? मीजोजोम में। या तो तुम्हें ऑप्शन में मीजोजोम मिल जाएगा या फिर मिल जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि आपने पढ़ा होगा सेल बायोलॉजी में या फिर मोनेरा में कि मीजोजोम जो होता है वो एनालॉगस होता है या फिर होमोलोगस? एनालॉगस। किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के। ऐसा कुछ याद है? सेम फंक्शन करता था, एटीपी से ही बनता, एटीपी बनाता था। हाँ जी। अब दूसरा प्रोसेस क्या करेंगे? ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। देखो, दो फोस्फोराइलेशन मतलब एटीपी का बनना। दो तरीके से बना सकते हो, या तो ऑक्सीडेशन से बनाओगे या फिर आप लोग फोटोसिंथेटिक फोस्फोराइलेशन करोगे। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। कहाँ पे होता है? ऑक्सीजोम हेड। ऑक्सीजोम हेड मतलब, अरे आप याद करो ना, एक ऐसा डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है। अंदर आपके पास इंट्रिंसिक प्रोटीन है, बाहर आपके पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। बाहर वाला F1 और अंदर वाला F0। तो आप खुद देखो ना, ये ऑक्सीजोम का जो हेड है F1 पार्टिकल, क्या यहीं पे अपन लोग एटीपी बनाते थे? कैसे बनाते थे? अरे H+ को इकट्ठा करते थे, H+ यहाँ से बाहर निकलेंगे। याद करिए, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाता था और क्या बन जाता था? एटीपी। तो मैं करूंगा क्या? पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, बस तुम सुनते रहना, पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब अपन पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं कराऊंगा ETS, उसके बाद मैं इसका करा दूंगा ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन, मतलब अपन एटीपी बना देंगे। कैसे होगी पूरी प्रोसेस? तो वो पूरी प्रोसेस अगर आपको समझनी है तो ध्यान से पहले सुनना। तो अपन करेंगे क्या? ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन में मैं यूज़ करूंगा NaDH+ का। किसका यूज़ करूंगा? NaDH+। या फिर अपन और क्या ले सकते हैं? FADH2, जो आपने बना के रखे हैं पहली क्रैप साइकिल में। इनका मुझे कराना है ऑक्सीडेशन। इनका मैं क्या करा दूंगा? ऑक्सीडेशन। अब जब ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ तो इन्होंने क्या दे दिए होंगे? ट्वाइस ऑफ H+। हाँ जी, इसमें से अपन ने दो H+ निकाल दिए। दो H+ निकाले, साथ साथ कौन आ गए? दो इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। अब अगर सवाल पूछ ले कि H+ और इलेक्ट्रॉन कौन निकालता है, भाई साहब कौन निकालेगा? ऑक्सीजन। एनसीईआरटी लिखती है ना कि अपन को आखिरी में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है ऑक्सीजन की आवश्यकता? ताकि मेटाबॉलिक वाटर बना सके। ये तो कन्वर्ट होगा NAD+ या फिर FAD में। हाँ जी, दो H+ देके। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन का अपन ने यूज़ किया टर्मिनल पोजीशन पे, हाफ ऑक्सीजन जब दो इलेक्ट्रॉन से बाइंड होती है तो वो ऑक्सीजन 2- बन जाती है। और ये ऑक्सीजन 2- मतलब जिस पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, अरे दो इलेक्ट्रॉन दिए ना तो चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। जब ये रिएक्शन करेगी ट्वाइस ऑफ H+ से, तो वापस आपके पास क्या बन जाएगा बच्चे? पानी। और ये पानी है, साधारण पानी नहीं है। कौन सा पानी है? मेटाबॉलिक वाटर। ये सब तो आपको खैर पता होगा। तो ये टर्मिनल ऑक्सीडेशन वाली स्टेप में अपन करेंगे। अब एक एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी कहती क्या है कि जितने भी रिड्यूस्ड हाइड्रोजन एक्सेप्टर हैं, जितने भी रिड्यूस हाइड्रोजन एक्सेप्टर हैं, वो मूव करते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरफ। अरे रिड्यूस हाइड्रोजन, ये जो लिखा था रिड्यूस हाइड्रोजन एक्सेप्टर, इसका मतलब NADH और FADH की बात कर रहा है। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तक जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे। क्यों जाएंगे? ताकि पहले ये क्या अंडरगो कर सके? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हाँ जी। फिर इनको अपन लोग रीऑक्सीडाइज कर देंगे। फिर अपन इनको क्या कर देंगे? रीऑक्सीडाइज। क्यों करेंगे रीऑक्सीडाइज? ताकि ये रिलीज कर दें अपने H+। हेलो। और किस में कन्वर्ट हो जाए? NAD+ और FAD में।
ताकि ये फिर से अवेलेबल हो जाए अगली नेक्स्ट रेस्पिरेटरी पाथवे के लिए। मतलब अरे अपन ने ग्लाइकोलाइसिस कराई, हाँ जी, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, उन सब में इनका ही तो यूज़ किया था। तब तुम ये ऐसा मत सोचना कि ये बनते रहते हैं, भैया इनको रीयूज़ करते हैं। आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इनको वापस से ऑक्सीडाइज करा दिया, हाँ जी, अब इन्हें वापस भेज दो। क्यों भेज दें? ताकि ग्लाइकोलाइसिस में जाएं, NADH2 बनाएं, FDH2 बनाएं। अच्छा, अब अपन को इसमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मतलब सबसे पहले जो तो समझ में आनी चाहिए वो आपको यही है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में काम करते हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। सबसे पहला है आपके पास FMN। FMN क्या होता है अगर आपसे कोई पूछ ले तो इसमें कुछ नहीं, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। FMN क्या होता है बच्चे? फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। FAD क्या होता है? अरे एक ही बात है भाई, फ्लेविन, वहाँ पे मोनो था, यहाँ पे लगा दो एडेनिन, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही आपने NAD का भी याद किया होगा बायोमोलिक्यूल में, निकोटीन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड, ऐसा कुछ याद है? NAD, हाँ जी। फिर FES आयरन सल्फर प्रोटीन। अब ये होता है आपके पास कोएंजाइम Q, जिसे NCERT और क्या लिखती है? यूबिक्यूनिन, डिनोट कैसे करती है? UQ के नाम से। लास्ट में आपके पास कौन होता है? साइटोक्रोम। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से एक सवाल बनाता हूँ, ये क्या है, एक बार एम्स में पूछा गया है। साइटोक्रोम जो होते हैं ये आपके पास होते हैं आयरन पोरफायरिन के प्रोटीन। किसके? आयरन पोरफायरिन के प्रोटीन होते हैं। अब पोरफायरिन के जो प्रोटीन है या फिर पोरफायरिन की जो रिंग है, तुमने कहाँ कहाँ पढ़ी मुझे बताओ। क्या आपने हीमोग्लोबिन पढ़ा है? हाँ जी, तो हीमोग्लोबिन में आपने आयरन पोरफायरिन रिंग पढ़ी होगी, जहाँ पे आयरन होता है सेंटर मेटल पे। क्लोरोफिल आपने पढ़ा तो वहाँ पे मैग्नीशियम की पोरफायरिन रिंग सुनी होंगी। अब यहाँ पे जो साइटोक्रोम अपन बना रहे हैं, यहाँ पे जो साइटोक्रोम प्रेजेंट होते हैं कॉम्प्लेक्सेस में, वहाँ पे कौन सा प्रोटीन होता है बच्चे? Fe पोरफायरिन प्रोटीन। अब यहीं से एक एम्स का सवाल, ध्यान से सुनना। उसने एक बार पूछा था मुझे पाथवे बताओ, तो सबसे पहले आता है साइटोक्रोम बी। कौन आएगा? साइटोक्रोम बी। फिर उसके बाद कौन आ जाएगा? साइटोक्रोम C1। फिर उसके बाद साइटोक्रोम C, और फिर उसके बाद साइटोक्रोम A, और लास्ट में साइटोक्रोम A3। ये आपने प्रीवियस ईयर में भी देखा होगा कि भाई पाथवे बताइए इलेक्ट्रॉन का, ये एम्स का सवाल है, पाथवे बताइए इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का साइटोक्रोम में। तो याद रखिएगा साइटोक्रोम बी, फिर C1 C A A3। मैंने कैसे याद रखा है? बका A3, B C1 C A3, B C1 C A3, बका A3। अच्छा एक और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, एक और मज़ेदार चीज़ है। हाँ, जैसे कि एक बार ऐसा एक और सवाल पूछा गया है कि आपके पास जो साइटोक्रोम होते हैं, हाँ जी, साइटोक्रोम जो होते हैं उसके पास होता है Fe+3। साइटोक्रोम के पास क्या होता है? Fe+3। लेकिन जो आपके पास साइटोक्रोम A3 है ना, इसके पास Fe+3 भी होता है और कॉपर+2 भी होता है। अरे तभी तो बेचारा साइनाइड से ब्लॉक हो जाता था, ऐसा कुछ याद है? चलो, तो ये दो सवाल अच्छे थे। एक तो पाथवे वाला आपको याद रखना है, दूसरा आपको क्या याद रखना है? साइटोक्रोम के पास Fe+3 तो होता है, लेकिन कॉपर, ये जो साइटोक्रोम A3 है उसके पास कॉपर+2 भी होता है। चलो, अभी तक मैंने आपसे कितनी बातें करी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मैं बात कर रहा हूँ। इनर मेम्ब्रेन पे कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट हैं। अब उन कॉम्प्लेक्स को समझाने के लिए मैंने आपसे बोला क्या कि इन NADH और FADH को H2 जो आपने बनाए हैं, इनको अपन को रीअवेलेबल कराना है, इसलिए अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कराते हैं। अब किस प्रोसेस से कराते हैं? एक तो आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दूसरा ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन। यूकैरियोट्स में कहाँ चलती है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोट में कहाँ चलेगी? मेसोसोम में। इतनी बात तो समझ आती है। अब अगर पूछ ले ये F0 F1 पार्टिकल क्या होते हैं, ऑक्सीजोम हेड पे कौन होता है? F1, हाँ जी, ये ATP बनाता है। कैसे बनाएगा वो मैं पूरा आपको बताऊंगा। टर्मिनल पोजीशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है, ये लिख दिया है भैया पे, इसलिए क्यों होती है, कहते हैं कि NADH H+ FADH2 जो आपने यूज़ करें हैं उसे वापस NAD+FAD में कन्वर्ट कर दो, इनका ऑक्सीडेशन कर दो, और ऑक्सीडेशन करोगे तो ऑक्सीजन होती है जो यहाँ से H+ और इलेक्ट्रॉन निकलवाती है, ताकि वो क्या बना सके? फाइनली मेटाबॉलिक वाटर। चलिए, फिर उसके बाद मैंने कंपोनेंट बताए, तो कंपोनेंट एज इट इज़ याद रखना है। चलो, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। कॉम्प्लेक्स होते हैं इनर मेम्ब्रेन पे, हमें 5 कॉम्प्लेक्सेस पढ़ने हैं। अब इन 5 कॉम्प्लेक्स में से सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स नंबर 1, और इसका नाम क्या होता है? NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। अगर बोल दे इसमें कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो FMN और आयरन सल्फर प्रोटीन। 2 कंपोनेंट होते हैं बच्चे आपके पास, कौन कौन से? FMN और FES। फिर कॉम्प्लेक्स 2 जो होता है ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अच्छा, इसको प्यार से मैं भी आगे लिखूंगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स है, SDH। ये तो आपने क्रेब्स साइकिल में भी पढ़ा होगा। इसको अपन प्यार से, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? FAD और आयरन सल्फर प्रोटीन। फिर साइटोक्रोम 3 जो है, तो उसमें साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा, और इसमें जो कंपोनेंट हैं वो कौन से हैं? साइटोक्रोम B
FeS मतलब वही आयरन सल्फर प्रोटीन, और लास्ट में कौन, साइटोक्रोम C। 3 आपके पास कंपोनेंट हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। अच्छा, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कंपोनेंट कौन कौन से हैं बच्चे, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, और साथ ही साथ क्या होते हैं, 2 कॉपर के सेंटर, ये याद रखिएगा। और लास्ट है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जिसे अपन और क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम या फिर ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे बकायदा ATP बनती है। और कंपोनेंट कौन है, F0 और F1 पार्टिकल। चलिए अब मैं मान के ऐसा चलता हूँ कि तुम्हें मेरी बातें तो समझ आ गई होंगी। अब एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जो यूबिक्विनिन होता है, यूबिक्विनिन जिसे अपन बोलते हैं, ये होता है एक मोबाइल प्रोटॉन या फिर मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर, मतलब ये किसको कैरी करेगा, हाइड्रोजन को। और साइटोक्रोम C जो होता है, ये होता है एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। चलो अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये तो हो गया एक कंसेप्ट अपन ने मतलब बेसिक बना दिया। अब आ रहा है मेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती कैसे है। मैं तुम्हें 2 तरीके से बताऊंगा। पहले मैं एक NADH का यूज़ करूंगा, फिर अगले प्रोसेस में मैं एक FADH का यूज़ करूंगा। समझ गए? हाँ। जब अब तुम्हें क्या याद रखना है, जब NADH यूज़ करते हैं अपन तो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स जागते हैं, 1 3 4। FAD में कौन जागेंगे, 2 3 4। मतलब मैं अभी किस किस कॉम्प्लेक्स का यूज़ करूंगा, NADH का जब यूज़ करूंगा तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। और जब मैं FAD का यूज़ करूंगा तो कौन से कॉम्प्लेक्स यूज़ करूंगा, 2 3 और 4। चलिए आ जाओ अब। सबसे पहला डायग्राम देखो, डायग्राम से घबराओ मत, बहुत सिंपल सा डायग्राम है, बस तुम्हें समझ आ जाएगा, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। चलिए मैंने किया क्या है, मैंने वही माइटोकॉन्ड्रिया बना के रखी है आपके पास। माइटोकॉन्ड्रिया जब मैंने बनाई तो मैंने आपसे बोला क्या, ये इसकी बाहर मैट्रिक्स है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और ये आपकी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जिसे NCERT और क्या लिखती है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। चलो खैर वो लेबलिंग अपनी अलग जगह है, आपको मेन समझने पे फोकस रखना है। चलिए मैंने 5 कॉम्प्लेक्स बनाए, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 4 और लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर 5। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं, नाम मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। हेलो, ये अपन ने पूरे पढ़ लिए हैं। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम NADH डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 3 का नाम साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम, और ये कॉम्प्लेक्स 2 का नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स 4 का नाम, बोले बोलो तो सही, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। हाँ जी, और लास्ट में आपके पास कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स। ये सब अपन आगे अभी पढ़ के आ चुके हैं, तो इन पे तो दिमाग मत ही लगाइए। अब आओ मेन, समझने पे फोकस करना। हमारे पास NADH FADH आए, मैट्रिक्स में कौन आ गया, NADH, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, FAD। यहाँ कौन आया होगा, FADH2, वो किस में कन्वर्ट होने के लिए आया है, FAD प्लस में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अपन ने यहाँ पे NADH को बुलाया, हाँ जी, NADH H प्लस NAD प्लस में कन्वर्ट हुआ, हाँ जी हुआ, तो इसने क्या रिलीज़ किए होंगे, 2 H प्लस। तो मैट्रिक्स में आपके पास क्या आ गया, 2 H प्लस। अब होता क्या है, H प्लस रिलीज़ करे तो साथ में क्या इसने इलेक्ट्रॉन भी रिलीज़ करे होंगे, हाँ जी बिल्कुल करे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसके पास जाते हैं बच्चे, FMN के पास। FMN से वो कहाँ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, FES के पास। भैया सबसे पहले कहाँ पे आए, FMN के बाद पर कहाँ पे गए, FES के पास। अब FES मतलब वो आयरन सल्फर प्रोटीन। अब FES क्या करता है ना, जितने भी इसने ये उठाए हैं प्रोटॉन या फिर जितने भी इसने इलेक्ट्रॉन उठाए हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को इसको भेजना रहता है यूबिक्विनिन के पास। किसके पास भेजना पड़ता है, यूबिक्विनिन। लेकिन खास बात क्या होती है ना, यूबिक्विनिन जब इलेक्ट्रॉन लेता है ना तो वो इकट्ठे नहीं इलेक्ट्रॉन ले लेता है, पहले वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब जाएंगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन लेकिन एक एक करके। और जैसे ही जाएंगे तो यूबिक्विनिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, UQH2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, UQH2 में। अब जैसे UQH2 आपके पास बना, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, हाँ जी हैं, ये इलेक्ट्रॉन चलते हुए यहीं से तो आ रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, अब साइटोक्रोम B के पास। ये जो आपने 2 इलेक्ट्रॉन बनाए ना, ये कहाँ पे चलेगा, साइटोक्रोम B के पास। साइटोक्रोम B के पास गए, फिर वो जाएंगे FES के पास, FES से कहाँ जाएंगे, साइटोक्रोम C1 के पास, और साइटोक्रोम C1 से वो कहाँ जाते हैं भाई साहब, साइटोक्रोम C के पास। अब ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो मुझे समझ में आ गया, हाँ जी, लेकिन अभी आपने H प्लस तो अंदर पहुँचा ही नहीं, हम तो अभी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँचा रहे हैं। और अभी मैं लेके किसको आया हूँ बच्चे, NADH को। और NADH जब आता है तो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये कॉम्प्लेक्स काम करते हैं। मैंने अभी आपको बताया भी, हेलो सुनना है मेरी बात, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4। अब अपन को करना क्या है, ये जो H प्लस यहाँ से आए थे, अपन ने H प्लस कहाँ पे इकट्ठे करने स्टार्ट कर दिए थे, स्ट्रोमा में। कहाँ इकट्ठे स्टार्ट कर दिए थे बच्चे, स्ट्रोमा में। तो होता क्या है ना, ये जो FMN था, ये जो आपने NADH से H प्लस बनाए हैं, ये सबसे पहले ध्यान से देखना, मैं H प्लस इकट्ठे ही बनाऊंगा। ये सबसे पहले क्या करेगा, पेन का कलर, हाँ, ये सबसे पहले क्या करेगा, बाहर से उठाएगा H प्लस और अंदर पहुंचा देगा।
अच्छा, मतलब यहाँ से कॉम्प्लेक्स वन से आपके पास 2H प्लस मतलब आ गए, हाउ 2H प्लस आ गए। फिर स्ट्रोमा से 2H प्लस और उठा के डाल देगा कॉम्प्लेक्स वन। अच्छा चलो, ये भी आ गए 2H प्लस। अब इसी को एनसीईआरटी ने लिखा कैसे है ना, कि जब कॉम्प्लेक्स वन, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ साथ में काम करते हैं ना, तो उसको एनसीईआरटी लिखती है कि 2 2H प्लस ये लोग अपने अपनी तरफ से डाल देते हैं, और इसको लिखती क्या है एनसीईआरटी, कपल्ड प्रोटॉन पंपिंग। क्या बोलती बच्चे, कपल्ड प्रोटॉन पंपिंग। तो कपल्ड प्रोटॉन पंपिंग में होता क्या है, ये जो आपने कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्स वन, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चल रहे हैं, कब चल रहे हैं, जब आप लोग एक मॉलिक्यूल एनडीएच का यूज कर रहे हो, तो इसने 2H प्लस का इकट्ठे डाल दिए। हाँ जी, ऐसे ही कौन डाल देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड। तो कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड अपन इलेक्ट्रॉन तो दिखा दिए, हाँ, बाहर स्ट्रोमा में कौन बैठे हुए हैं भैया, H प्लस बैठे हैं। हाँ जी, यार मैं स्ट्रोमा कह रहा हूँ, मैट्रिक्स में, हाँ, क्योंकि ये कहाँ चल रही है पूरी प्रोसेस, माइटोकॉन्ड्रिया में। हाँ, तो वैसे तो हाँ, तो मैट्रिक्स से बाहर 2H प्लस और उठा दिए, जी अंदर पहुंच गए। कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड ने भी अपना काम कर दिया, हाँ जी बिल्कुल कर दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड ने अपना काम। अब एक और खास बात सुनो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड ने तो अपने 2H प्लस पहुंचा दिए, किस प्रोसेस के थ्रू, कपल्ड प्रोटॉन पंपिंग। लेकिन तुम्हें नहीं लगता ये यहाँ पे इसने यूबिक्विनिन ने भी कुछ काम किया है? देखो तो सही, क्या ये यूबिक्विनिन ने UQH2 मतलब प्रोटॉन से, मतलब प्रोटॉन अपने अंदर लिए या नहीं लिए? तो UQH2 के फॉर्म में नहीं रहता, वापस किस में कन्वर्ट होता है, यूबिक्विनिन में। कब कन्वर्ट होगा, जब ये यहाँ पे क्या पहुँचा देगा, जी आ गए 2H प्लस और। अच्छा, तो मेरे पास टोटल अभी कितने H प्लस आ गए, 2 2 4 2 6 और 2 8 H प्लस आ चुके हैं। देखो तुम इस पे मत जाना कि ये बहुत ज़्यादा मेसी हो गया, अबे तुम्हें समझने पे फोकस करना है, ये प्रोसेस तो डली रहेगी। अब देखना, अपने पास अगर पूछे कौन कौन से कॉम्प्लेक्स थे जिन्होंने कपल प्रोटॉन पंपिंग के थ्रू डायरेक्ट H प्लस डाल दिए, कब, जब अपन एक एनएडीएच का यूज़ कर रहे हैं, तो एक एनएडीएच का यूज़ करो तो कॉम्प्लेक्स नंबर वन, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट ने 2 2 डाल दिए, थर्ड ने भी 2 2 डाल दिए H प्लस। अब आता है आपके पास कौन, कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ। तो उसको समझने के लिए पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। अपन ने अभी तक किया क्या, इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे थे, इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे थे, साइटोक्रोम सी तक आ गया। अब साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन को कहाँ तक लेके जाएगा बच्चे, जो साइटोक्रोम सी है वो इलेक्ट्रॉन को कहाँ तक लेके जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ तक। तो ये आ गया आपके पास साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी जैसे ही आया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसको दिए, कॉपर ए को। किसको दिए बच्चे, कॉपर ए। कॉपर ए से कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम ए के पास, साइटोक्रोम ए से साइटोक्रोम A3 के पास, साइटोक्रोम A3 से साइटोक्रोम बी के पास। और जैसे ही साइटोक्रोम बी से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे होंगे, और ये अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ है, कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ को अपन ने लिखा था साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा होगा, ये ऑक्सीडेशन कैसे कर रहा होगा, ऑक्सीजन। वहाँ पे मैट्रिक्स में कौन प्रेजेंट है बच्चे, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये रिएक्ट करेगी 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जो आप बाहर से ले ही आए हैं, और ये बाहर प्रेजेंट है मैट्रिक्स में 2H प्लस, और ये क्या बना देंगे, मेटाबॉलिक वाटर। अच्छा, तो यहाँ से आपके पास मेटाबॉलिक वाटर भी बन जाता है। और भाई साहब फिर एक लाइन में फिर से चिपका रहा हूँ, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। कौन सी प्रोसेस है, कपल प्रोटॉन पंपिंग से। आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ है, ये बाहर मैट्रिक्स से क्या डाल देगा, 2H प्लस और उठा के। तो अब ध्यान से जरा देखिए, कितने H प्लस हो गए, 2 4 6 8 और 10। क्या 10 H प्लस इकट्ठे हो चुके हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में? हाँ बिल्कुल हो चुके हैं। अब एनसीईआरटी ने इस साल जो करेक्शन कर दिया अपनी कॉपी में, वैसे तो उसने लिखा पहले सही था, बस डायग्राम में गलत दिखाया था, इस बार डायग्राम भी सही कर दिया। क्या ये जो H प्लस आपने इकट्ठे करे हैं, ये F0 F1 पार्टिकल से बाहर की तरफ जाते थे, हाँ जी। और कितने H प्लस जाएंगे कि एक ATP बन जाए, 4 H प्लस। जैसे ही 4 H प्लस बाहर जाएंगे, वहाँ पे कौन तैयार बैठा होगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, उससे वो क्या बना लेगा बच्चे, ATP। तो आपके पास ATP भी तैयार है। अब मैं चलो थोड़ा सुनो तो सही, एक सेकंड, अगर यहाँ तक आयो तो एक चीज़ और सुनते जाओ, वैसे तो अभी बहुत सारी प्रोसेस बची है। यहाँ एनसीईआरटी ने एक बहुत मज़ेदार चीज़ करी है। अगर तुम डायग्राम खोलो, डायग्राम में एनसीईआरटी में देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर फिफ्थ पे यहाँ पे ऐसा चार्ज बना हुआ दिख रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर आप देख पाओ, मैट्रिक्स की तरफ आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा होगा, और जो स्पेस, सेंटर मेमोरी स्पेस, उसमें आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा होगा। और इसी को एनसीईआरटी ने लिखा क्या है, अगर तुम देख पाओ, इसी चीज़ को एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, आपको ढूंढनी है। इलेक्ट्रो, एनसीईआरटी ने लिखा है इलेक्ट्रो केमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। देखो एनसीईआरटी में इसी को लास्ट में मिलेगा आपको, इलेक्ट्रो केमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब ये क्या होता है भाई, इलेक्ट्रो केमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट कुछ नहीं है। क्या तुमने यहाँ पे ग्रेडियंट बना दिया H प्लस का,
हाँ जी, H प्लस के ग्रेडियंट तो बन चुके हैं, जो कि बहुत तेजी से बाहर जा रहे होंगे F0 F1 पार्टिकल से, तभी तो यहाँ पे वो हो रहा होगा कन्फर्मेशनल मूवमेंट F1 पार्टिकल का, जिससे एटीपी बन रही है। हाँ, हो तो रहा होगा। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट होता क्या है? होता कुछ नहीं है। प्रोटॉन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब है कुछ ही नहीं यार। आपने H प्लस का एक ग्रेडियंट बना दिया, हाँ, इसे बोला प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपने बना दिया। देखो भाई साहब, चार्ज आ चुका है, एक पे पॉजिटिव है और एक साइड नेगेटिव है। और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या होता है? डिफरेंस इन चार्ज। जब ये दोनों चीज़ें साथ में होती हैं, मतलब प्रोटॉन ग्रेडियंट भी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, तो उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ आई बात या नहीं आई? हाँ, अब फिर से आ जाओ एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी क्या कहती है? आपने यहाँ से कितने H प्लस निकाले? 4। जैसे ही आपने 4 H प्लस निकाल दिए, आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एटीपी का। अरे हाँ, बोलो ना भाई। हाँ, अब मैं तुमसे बोल क्या रहा हूँ, ध्यान सुनना। आपने कितने H प्लस यूज़, मतलब एनसीईआरटी क्या कहती है? कितने H प्लस यूज़ करें? 4 H प्लस। लेकिन भाई साहब यहाँ बने कितने हैं? गिनो जरा, 2 4 6 8 और 10। अगर आपके पास 10 H प्लस बने हैं तो एटीपी कितनी बनेंगी? भैया 4 से अगर आपके पास एक बन रही है तो 10 से कितनी बनेंगी? बोलो भैया, गणित तो लगानी है। क्या 2.5 एटीपी बनेगी? हाँ, बिल्कुल बनेगी। अभी आपको क्या याद रखना है? 3 एटीपी। हेलो, अभी नीट के लेवल का क्या याद रखना है? 3 एटीपी। लेकिन जब आप पीजी पे पढ़ोगे, मेडिकल कॉलेज में जब आप पढ़ोगे, तो आपको 2.5 एटीपी ही याद रखनी है। कि जब आप एक NADH2 का यूज़ करोगे तो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 ये साथ में काम करेंगे। मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान सुनना, फिर से रिकैप कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स 1, 3 और 4 साथ में काम करेंगे। और जब ये साथ में काम कर रहे होंगे NADH वाले के लिए, तो सबसे पहले तो तुम H प्लस अंदर पहुंचा देना। कैसे पहुंचाओगे H प्लस? कपल प्रोटॉन पंपिंग, डायरेक्ट। कौन सी प्रोटॉन पंपिंग से बच्चे? कपल प्रोटॉन पंपिंग। 2H प्लस, 2H प्लस और 2H प्लस आपने पहुंचा दिए। फिर FMN भी भैया यहाँ प्रेजेंट था, हाँ, जो कि प्रोटॉन पंप की तरह काम करेगा, उसने H प्लस पहुंचा दिए। यूबिक्विनिन ने अपना काम कर दिया, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ने H प्लस बाहर से, मतलब मैट्रिक्स से उठा के डाल दिए। इतनी बात समझ आती या नहीं आती? ये तो अपना कौन सा था? एक NADH। अब मैं इसकी समरी लिख रहा हूँ, ध्यान सुनना, जो तुम्हें याद रखना है। अगर इतना इतना भूल भी जाओ तुम, मैं आपसे बोल के रहा हूँ कि जब भी आप एक NADH H प्लस का यूज़ करोगे, जब भी अपन एक NADH H प्लस का यूज़ करते हैं, तो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स जागते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4। 3 कॉम्प्लेक्स साथ में काम करते हैं। और ये कितने H प्लस को पंप कर देता है? ये पंप करेगा कितने H प्लस? 10 H प्लस। किस में? इनटू पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, बिल्कुल। और कितनी ऑक्सीजन यूज़ करता है? हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। कितनी मोल ऑफ ऑक्सीजन? हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। और प्रोड्यूस कर देगा कितने मोल ऑफ वाटर बच्चे? प्रोड्यूस कर देगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जिसे अपन मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। और साथ ही साथ कितनी एटीपी? 3 एटीपी। अभी आपको याद रखना है 3 एटीपी। पीजी में कितनी याद करनी है? 2.5 एटीपी। चलो एक और एनसीईआरटी की मैं लाइन लेके आता हूँ कि एनसीईआरटी कहती है एरोबिक रेस्पिरेशन तभी हो पाता है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्यों होता है? अगर असर्शन रीजन आ गया कि एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्यों भाई साहब? क्योंकि ऑक्सीजन का रोल लिमिटेड है टर्मिनल स्टेज में। यार यहाँ देखो भाई साहब, ऑक्सीजन अगर नहीं होता तो क्या मेटाबॉलिक वाटर बनता? बिल्कुल नहीं बनता। क्या एटीपी बनती? बिल्कुल नहीं बनती। उसने लिखा क्या एनसीईआरटी? आप एनसीईआरटी देखो यार, एनसीईआरटी में कितने प्यार से लिखा है कि बट द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू दी टर्मिनल स्टेज। फिर उसने फुल स्टॉप लगा के एक और लाइन लिख दी, येट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल। जरूरी है, ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर काम नहीं चलेगा। येट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल सिंस इट ड्राइव्स द होल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग H प्लस फ्रॉम द सिस्टम। आप देखो तो सही, ऑक्सीजन ना हो तो पानी ना बने, ऑक्सीजन ना हो तो ये H प्लस ना निकले, और अगर H प्लस नहीं निकले तो भाई साहब ये NADH H प्लस ऑक्सीडाइज ही नहीं हो पाएंगे, फिर से यूज ही नहीं हो पाएंगे। अच्छा, समझे? मैंने क्या बोला, समझ में आई? चलो एक और लाइन एनसीईआरटी की वहीं पे उसी पैराग्राफ में मिलेगी। ड्यूरिंग एवरी स्टेप ऑफ ETS, ये हर एक स्टेप जो आपने अभी तक पढ़ी, कॉम्प्लेक्स 1 तो जितनी भी स्टेप पढ़ी, जब आप लोग ये स्टेप्स पढ़ रहे थे, ड्यूरिंग एवरी स्टेप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर टेक प्लेस एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। भैया या तो आप देखो, ये आप जितनी भी प्रोसेस अभी तक आपने पढ़ी, यहाँ पे या तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। किसका? जो ये जिन्हें लिए इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का, हाँ जी। और एनर्जी भी रिलीज हो रही है, और ये एनर्जी ऑक्सीजन रिडक्शन की है, ये यूटिलाइज होती है फॉर क्रिएटिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट दैट हेल्प इन एटीपी सिंथेसिस। भाई साहब, अगर ये ऑक्सीडेशन रिड्यूस नहीं होते तो क्या अंदर H प्लस आता? नहीं आता। H प्लस नहीं आता तो क्या एटीपी बनती? नहीं बन पाती। यही लिखा है एनसीईआरटी ने। हेलो, मैंने क्या बोली, समझ आई या नहीं आई? अब ये तो हो गया बच्चे किसकी बात? NADH की। NADH में कौन कौन से कॉम्प्लेक्स ने काम किया? 1st, 3rd और 4th। अब बात आती है FAD की, और बताओ
ऐसा थोड़ी है भाई। हाँ, तो अब देखो मैंने उस डायग्राम में अगर मैं दिखाने जाऊँगा तो तुम बोलोगे तो और कुछ हो गया। तो अब मैंने ध्यान से देखिएगा, मैंने ये डायग्राम बना दिया FADH का, ठीक है। FADH, अब FADH में कौन कौन से बच्चे कॉम्प्लेक्स काम करते हैं? सबसे पहले तो मैंने तुम्हें ऊपर लिख ही दिया था कि जब भी आपके पास एक FADH2 मॉलिक्यूल आएगा तो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स साथ में काम करते हैं बच्चे? सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अच्छा चलो ये कॉम्प्लेक्स साथ में काम करेंगे, चलो करके देखते हैं अपन, इन्हें साथ में काम करा के देखते हैं। चलिए, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड है। कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड की मैंने ये बना के रखा, कॉम्प्लेक्स सेकंड दिख गया ना बच्चे? हाँ चलिए, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड है। तुम्हें नहीं लगता जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है, हाँ जी, कॉम्प्लेक्स सेकंड यहाँ पे FADH2 यूज़ करेगा? करेगा तो अरे याद करो भाई, यहाँ पे वो लिंक, वो क्रैब्स साइकिल चल रही होगी। क्रैब्स साइकिल से सक्सिनिक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा होगा बच्चे? बोलो जल्दी फटाफट। क्या वो फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होगा, जिसे फ्यूमरेट भी कह देते हैं? अरे सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है। एंजाइम कौन सी कराती है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। हाँ जी, मैट्रिक्स में चलती है क्रैब्स साइकिल। और जब ये प्रोसेस हो रही होती है तो आपको पता होगा भाई कि यहाँ पे क्या बनता है? FAD प्लस से FADH2। भैया ये तो कुछ याद है ना, FAD प्लस से FADH2। और जब ये प्रोसेस चल रही होगी तो तुम्हें नहीं लगता जब ये प्रोसेस चल रही होगी तो वही सेम प्रोसेस, जब ये प्रोसेस चली होगी तो इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज करे होंगे। हाँ जी, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे होंगे। और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? कौन से कंपोनेंट के पास? आयरन सल्फर प्रोटीन के पास। अच्छा, फिर यहाँ कौन प्रेजेंट है बच्चे? यूबिक्विनिन। और मैंने बोला भी अभी आपसे कि यूबिक्विनिन एक एक इलेक्ट्रॉन खाएगा या फिर एक साथ 2? एक एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, पहले एक इलेक्ट्रॉन फिर उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और UQ किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे? UQH2 में। हाँ जी, यूबिक्विनिन है वही H+ बाहर से है ही, स्ट्रोमा से इलेक्ट्रॉन भी ले लिए और कन्वर्ट किस में हो गया? UQH2 में। अब ये UQH2 ने किया क्या? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, अब तो साथ में जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुंचा दिए? साइटोक्रोम B के पास। साइटोक्रोम B से FES आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन से साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C1 के बाद कौन आ गया? साइटोक्रोम C। बोला भी था ये क्या होता था? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। कौन सा कैरियर? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो जैसे ही साइटोक्रोम C1 के पास इलेक्ट्रॉन आए, ये तुरंत दौड़ता हुआ किसके पास गया? फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास। ये कौन है बच्चे? कॉम्प्लेक्स नंबर 4, साइटोक्रोम C। और मैंने अभी एम्स का वो सवाल भी बताया था, अगर तुम याद हो, कि साइटोक्रोम में इलेक्ट्रॉन कैरियर की वो पाथवे बताओ। साइटोक्रोम B, C1, C, फिर A और लास्ट में A3। याद है? फिर जाएगा कॉपर A के पास, फिर उसके बाद साइटोक्रोम A3 के पास, फिर उसके बाद साइटोक्रोम B के पास। जैसे ही साइटोक्रोम B के पास 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचे, ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर जाएंगे, वहाँ पे फिर से कौन तैयार बैठी है? हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। किससे रिएक्ट करेगी? H+ के साथ। किस में? इलेक्ट्रॉन से। फिर से तुम्हारे पास क्या बन गया? मेटाबॉलिक वाटर। सिंपल, कितनी सिंपल सी चीज। और अब एक चीज तो रह ही गई, कौन सी? अरे वही, हर जगह एक चीज लगनी है, कपल प्रोटॉन पंपिंग। अब कपल प्रोटॉन पंपिंग कैसे कराओगे? अरे कुछ नहीं, देखो अभी बताता हूँ, करना कुछ थोड़ी है। कलर अच्छा ला। हाँ, अपन ने किया क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4। अरे 2, 3, 4 यही काम करते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल यही काम करते हैं। चलो मैट्रिक्स उठाओ फटाफट। 2H+ उठाए, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 ने अंदर कर दिए 2H+। फिर जो UQ बैठा था, UQ ने भी अपने H+ अंदर डाल दिए, 2H+ यहाँ से आ गए। फिर लास्ट में आपके पास कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर 4। इनसे भी, इनको काय को छोड़ोगे? इनसे भी उठा लो, कितने? 2H+। जैसे ही आपने ये 2 H+ उठाए, कितने H+ इकट्ठे हो गए बच्चे? 2 2 4 2 6 H+ दिख रहा है? हाँ अच्छा, एक लाइन, एक और, एक NCERT की लाइन भूलूंगा थोड़ी मैं। चलो, वहाँ NCERT में ढूंढो, कहीं लिखा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर जो 2 है। हाँ, वहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि यूबिक्विनिन जो होता है ना, यूबिक्विनिन जो होता है ऑल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। कितने प्यार से लिखा है। जो यूबिक्विनिन होता है वो भी सॉरी, वो भी क्या एक से मतलब रिसीव करता है रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। किससे? फ्रॉम FADH2 से। अरे बच्चे, यहाँ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट मतलब इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन थे, देखो ना, देखो ये इलेक्ट्रॉन किससे आ रहे थे? यही तो, इसी से तो आ रहे थे, FADH2 से। और किसने रिसीव करे? यूबिक्विनिन ने। पूछ ले H+ कहाँ से उठाए थे? बाहर भैया, मैट्रिक्स से उसने क्या उठाए थे? 2H+। अच्छा, समझ आई बात? हेलो, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट की। अच्छा, अब पूरी प्रोसेस का खत्म तो कर दूं मैं। अच्छा, अपने जब कितने मॉलिक्यूल यूज़ करे? एक। तो जैसे ही मैंने एक मॉलिक्यूल FADH2 का यूज़ किया, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स जाके? कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4। अच्छा, जब ये काम कर रहे थे तो इन्होंने कितने H+ इकट्ठे करे? 2 2 4 और 2 6। चलो, इन्होंने 6H+ का 6H+ पंप कर दिए। किस में कर दिए 6H+ पंप? इनटू वही पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। हाँ जी।
अब हमें पता है 4H+ से कितनी ATP बनती है भैया, 1 ATP। हाँ जी बिल्कुल। तो 6H+ से कितनी बन जाएंगी? अरे बोलो, अब ये मैं बताऊँ क्या? क्या 1.5 ATP बनेगी? लेकिन अभी आपके लेवल पे आप क्या याद रख लीजिए, 2 ATP बनेगी। लेकिन PG में भैया एक्यूरेसी के साथ जाना पड़ेगा 1.5 ATP। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक चीज़ और कवर कराऊंगा। एक सेकेंड रुकिएगा, एक खाली पेज। हाँ, अब एक चीज़ और ध्यान से सुनना मेरी बात, तुम्हें मज़ा आएगा बहुत। अच्छा, हम सब लोग एक चीज़ तो जानते हैं, वैसे तो ये प्रीवियस ईयर है, आपको पता भी होगा कि जो कॉम्प्लेक्स 4 होता है, कॉम्प्लेक्स कौन सा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 होता है, आप सबने पढ़ रखा है, इसका एक कॉम्पिटेट मतलब इसका एक इनहिबिटर होता है। हेलो, सुना है या नहीं सुना? कॉम्प्लेक्स 4 जो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, इसका एक इनहिबिटर होता है। हाँ जी होता है, बिल्कुल होता है। और कौन होता है? साइनाइड। एक और याद रख लीजिए, एजाइड। साइनाइड और एजाइड ये कॉम्प्लेक्स 4 के क्या होते हैं? पॉइजन, एक तरीके से पॉइजन तरह काम करते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 को क्या कर देते हैं? ब्लॉक। कैसे ब्लॉक करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन को रोक देते हैं। जो साइटोक्रोम A3 से इलेक्ट्रॉन चल रहा है ना ऑक्सीजन के पास, उसको नहीं जाने देंगे। मतलब मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। मतलब कहाँ गया? ये आपके पास कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर 4। हाँ जी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। हाँ जी, जा तो रहा है इलेक्ट्रॉन। अब साइटोक्रोम ए थ्री से इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा? नहीं, तो मेटाबॉलिक वाटर भी नहीं बन पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रुक जाएगी। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर रुक गई तो ऐसी कंडीशन में आप खुद सोचो कि एटीपी बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। अब एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, देखते हैं आप लोग इसका आंसर दे पाते हैं या नहीं। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसने पूछा गया है आपसे, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड एंड मेटाबॉलिक वाटर। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड एंड मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ, आंसर बताइएगा अगर आप समझ पाए तो, ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ, पहला है ग्लूकोज, मतलब आपको ग्लूकोज को पूरा ऑक्सीडाइज कराना है और बताना है कि कितनी ऑक्सीजन इसने यूज़ करी और कितने मेटाबॉलिक वाटर इसने निकाले। ठीक है। दूसरा जो आपको बताना है वो है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का बताइए। तीसरा आप बताएं एसिटाइल कोएंजाइम ए से। देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें देखना है एक NADH और एक FADH2। हमें एक NADH2 एक FADH2 का पता है कि एक NADH2 या फिर एक FADH2 वो हाफ ऑक्सीजन यूज़ करता है। अब तुम बताओ कि ग्लूकोज से कितने NADH2 बने, कितने FADH2 बने, बस उसका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट समझ में आई होगी। बस एक बार रिकैप करके देख लीजिएगा। इस पे मैथ्स पे मत जाओ कि ये मैथ्स वर्क है, तब बहुत सारी चीज़ें हो गई, बेटा समझ में आ जाएगा। NCERT की हर एक लाइन क्लियर हो जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच।